अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम आज हमारा टॉपिक है। रोमन लीगल सिस्टम को हम पढ़ेंगे। रोमन लीगल सिस्टम क्या होता है? द रोमन लीगल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल सिस्टम इन द हिस्ट्री ऑफ लॉ। ये इसलिए इसको इन्फ्लुएंशियल कहते हैं क्योंकि ये इसने सबसे पहले आया और इसने बुनियाद रखी, तारी हिस्ट्री की बुनियाद, हिस्ट्री इसने कायम की। मतलब ऐसे कह लें कि लॉ की हिस्ट्री में ये सबसे पहले ये वजूद में आया और इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द मैनी मॉडर्न लीगल सिस्टम। ये जो आज हमें मॉडर्न लीगल सिस्टम मिलते हैं ना जी, उसकी ये क्या है, बुनियाद है। जैसे कि सिविल लॉ है, कंट्री जितने भी सिविल लॉ कंट्री, जैसे उन कंट्रीज़ का क्या नाम है, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली जो है, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये सारे इन कंट्रीज में जितने भी लॉज हैं, इन सब की बुनियाद किसने रखी? रोमन लीगल सिस्टम ने। अंडरस्टैंडिंग इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हेल्प अस appreciate the origin of the legal principles and used today। आज जितने भी लीगल प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, हम जब रोमन लीगल सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी बुनियाद जो इसकी बुनियाद है वो क्या है, रोमन लीगल सिस्टम है। ठीक है, जैसा कि कंसेप्ट है, मैंने आपको एग्जांपल भी ले लें। कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया? रोमन लीगल सिस्टम से। प्रॉपर्टी राइट्स का कंसेप्ट कहाँ से आया? रोमन लीगल सिस्टम से। लीगल ओब्लिगेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये भी सारा क्या, रोमन लॉ से आया। ठीक है ना। आगे मीनिंग ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम जो है, ये इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये वो लॉज हैं, लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप हुए एशियन रोम में, जो सोसाइटी को रेगुलेट करते थे, प्रॉपर्टी को रेगुलेट करते थे, फैमिली को, रिलेशंस को एंड पब्लिक ऑर्डर्स को। ठीक है। अच्छा, रोमन लॉ इंक्लूडेड रूल्स अबाउट इनहेरिटेंस। जैसे कि ये एग्जांपल है कि इनहेरिटेंस, जितने भी आपके फैमिली मैटर्स हैं, जितने भी विरासत के मामला आते हैं, इनको भी उन्होंने इंश्योर किया कि इसके बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाए। अब आइए डेफिनेशन में, मजीद डेफिनेशन में क्या करते हैं। डेफिनेशन जो रोमन लीगल सिस्टम की, ये आपको याद करनी है। द रोमन लीगल सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ लॉज। मतलब है कि एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ लॉज से मुराद क्या है कि लॉज का एक ऐसा मजमूआ है, तयशुदा मजमूआ है, रूल्स का एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस का, जो डेवलप्ड हुआ है एशियन रोम में, किसको रेगुलेट करने के लिए? कंडक्ट का, सिटीजन को, और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को एंड ऑर्गेनाइज सोसाइटी को। अब ये यहाँ पे इसमें क्या मतलब है कि ये सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स का है और लीगल इंस्टीट्यूशंस का है, जो क्या करता है, जो एशियन रोम में डेवलप हुआ और इसने रेगुलेट किया सिटीजन के कंडक्ट को, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है इसने प्रोवाइड किया, इंसाफ प्रोवाइड किया, और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। जैसा कि सबसे पहले जो रोमन लॉ के, क्योंकि हम रोमन लॉ को पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब हिस्ट्री में सबसे पहले जो 12 टेबल वजूद में आए, 12 टेबल्स हुआ है, जो 451 से 450 BC से का ये इसका क्या है, दुरानिया है। वन ऑफ द फर्स्ट कोडिफिकेशन ऑफ द रोमन लॉज। यहाँ पे भी आपने याद रखना है, जो 12 टेबल है क्या है, ये फर्स्ट कोडिफिकेशन है ऑफ द रोमन लॉ की। कोडिफिकेशन क्या होती है? जो लॉ उन्होंने सबसे पहले लॉ लिखा था ना, वो कौन? 12 टेबल। सबसे पहले कौन सा लॉ रोमन लीगल सिस्टम, रोमन लॉ ने बनाया था? रोमन लॉ में सबसे पहले लॉ कौन बना था? 12 टेबल। ये याद रखना है। जिसने इस्टेब्लिश किया था राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड लीगल प्रोसीजर्स, जिसने सिटीजन के राइट्स को बताया था और लीगल प्रोसीजर के बारे में बताया। याद से ये बात आपको ज़हनशीन कर लेनी चाहिए, ये वाली लाइन एग्जाम्पल वाले। आप डिटेल हिस्ट्री ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम पढ़ते हैं जी। ठीक है। 10 की हिस्टोरिकल पॉइंट्स हम रोमन लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स। देखें, ओरिजिन ऑफ द रोमन लॉ। ओरिजिन हुआ 753 से 450 BC तक, ये इसका ये चलता है, ओरिजिन ऑफ द रोमन लॉ। अर्ली लॉज बेस्ड ऑन कस्टम्स पे बेस करते थे एंड ट्रेडिशंस पे बेस करते थे। ठीक है। जैसे कि फैमिली रूल्स एंड इनहेरिटेंस प्रैक्टिस वर फॉलोड ओरली। इसको पहले ओरली फॉलो करते थे कि फैमिली रूल्स, फैमिलीज का सिस्टम कैसे चलेगा, इनहेरिटेंस के मामला कैसे चलेंगे, ये ज़्यादातर पहले क्या होता था, ओरली ज़ुबानी कलामी चलता था, कस्टम पे चलता था। ठीक है ना। ये फिर उसके बाद आए 12 टेबल्स आए। ठीक है ना। 12 टेबल्स आया था, फर्स्ट फॉर्मल रिटर्न जो लॉस थे ना, जो रिटर्न लॉ लिखा गया था, वो 12 टेबल था, जो पब्लिकली डिस्प्ले किया गया। ठीक है ना। आवाम में उसको, आवाम में दिखाया गया, आवाम तक एक्सेस मिली उसकी। ये टेबल्स थे इंक्लूड, इसमें जो रूल्स थे और प्रॉपर्टी के रूल्स किस पर थे?
प्रॉपर्टीज़ पर, डेट आपने कोई कर्जा लिया, और फैमिली लॉज पर। ये सारे के सारे जो 12 टेबल थे ना, इन प्रॉपर्टी लॉज पर, डेट पर और फैमिली लॉज पर मुश्तमिल थे। ठीक है, आगे लॉ ऑफ द 12 टेबल एज पब्लिक लॉ, इसने सिटीजन को अलाउ किया टू नो देयर लीगल राइट्स। जो 12 टेबल जब लिखे गए, एक लॉ जब लिख दिया जाता है तो इसका मतलब वो सबको पता चल गया, सबकी नज़र में आ गया, सबकी इल्म में आ गया। ठीक हो गया ना, सबकी इल्म में आ गया, सबके नॉलेज में आ गया। तो इसने अलाउ किया, अलाउड सिटीजन टू नो देयर लीगल राइट्स, कि वो अपने लीगल राइट्स के बारे में जान सके। ठीक हो गया। अभी हमने देखें हिस्ट्री में, हमने ओरिजिन ऑफ द रोमन लॉ पहले कस्टम पे बेस करता था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 12 टेबल वजूद में आए। तीसरा पॉइंट क्या है, जो 12 टेबल से लोगों को उनके राइट्स का पता चला, जैसा कि राइट्स टू ट्रायल, कि ट्रायल कैसे होना है, ट्रायल किसका होगा, मुकदमा कैसे चलेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी पनिशमेंट। आर्बिट्रेरी पनिशमेंट होता है कि कोई लॉ के यानी कि लॉ को साइड पर आकर फैसला ना करे। जैसे बादशाह होते थे उस वक्त, वो अपनी मर्जी से फैसले कर देते। आर्बिट्रेरी होते हैं जालमाना फैसले जो होते हैं, वो ना कोई करे। ये लॉज और प्रोटेक्शन जो लॉ ने उनको दी है, ये आर्बिट्रेरी फैसलों के खिलाफ पनिशमेंट के खिलाफ दी है, जिसको चाहे वो पनिश कर देते थे। मतलब कि जुर्म होता नहीं था, वो किसी को जो मर्जी कोई अगर बगावत करता था, कोई बोलता था, आवाज़ कसता था, उसको सज़ा दे देते थे। ठीक है, जो एम्परर थे उस वक्त के। तो लिहाजा उन्होंने लोगों ने डिमांड की कि हमें लॉज, पर हमें भी तो पता होना चाहिए किन लॉज के मुताबिक आप सज़ा देते हैं, किन लॉज के मुताबिक आप सज़ा नहीं देते हैं हमें। ठीक है ना, तो उन्होंने डिमांड शुरू करने, 12 टेबल वजूद में आए। अब इसने 12 टेबल्स ने क्या किया, लोगों को उनके राइट्स का पता चला, और जैसे कि ट्रायल का पता चला, और उनको कौन कौन सी प्रोटेक्शन हासिल है उसका पता चला। ठीक हो गया। आगे जी पॉइंट, चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द प्रिटोरियन लॉज। प्रिटोरियन लॉज ये होता है, प्रिटोरियन लॉज क्या होता है, जो बेस करता है किस पे, प्रिएटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स। प्रिटोरियन लॉज वजूद में आए। अब चौथा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिटोरियन लॉज अब वजूद में। ये आपने वर्ड याद कर लेना अच्छी तरह से। प्रिटोरियन लॉज क्या होता है, प्रिटोरियंस मतलब क्या होता है, जुडिशियल ऑफिसर्स। इन्होंने जुडिशियल ऑफिसर जो अदालत में बैठ के फैसले किया करते थे, उन्होंने क्या किया, क्रिएटेड लॉज टू सप्लीमेंट द स्टैट्यूटरी लॉज। उन्होंने जो लॉज, स्टैट्यूटरी लॉज को होते, लॉज वो होते हैं जो कोडिफाइड लॉज हो, जैसे 12 टेबल कोडिफाइड लॉज था, बना हुआ लॉ था, उसको सप्लीमेंट किया। सप्लीमेंट उसमें इजाफा किया किस चीज़ का, जो जुडिशियल ऑफिसर तो जजेस थे, उन्होंने अपनी तरफ से लॉज देकर, अपने डिसीजन की शक्ल में, फैसलों की शक्ल में, प्रेसिडेंट की शक्ल में देकर लॉज को क्या किया, इजाफा किया, क्रिएट किया। फिर ठीक हो गया, ये उनको भी लॉज कहा गया। वो डेवलप किन की डेवलपमेंट हुई, प्रिटोरियन लॉ की डेवलपमेंट हुई। प्रिटोरियन लॉ की डेवलपमेंट, प्रिटोरियन लॉ अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉज मेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। जो लॉज मेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर, उनको हम आजकल क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट्स, अदालती फैसले। ठीक है ना, ये वजूद में आना शुरू हुए। आगे देखिए एग्जाम्पल इसकी देखिए, इक्विटेबल सोल्यूशन फॉर द डिस्प्यूट नॉट कवर्ड बाय द 12 टेबल। हाँ, वो कहता है अगर 12 टेबल उन फैसलों को कवर नहीं करता, अगर 12 टेबल एक डिस्प्यूट को कवर ही नहीं कर रहा, उसका हल नहीं बता रहा, ठीक है ना, तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। फिर जजेस आपने देखेंगे कि जिसका क्या राइट बनता है, किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये जनाब फिर उससे क्या हुआ, प्रिटोरियन जो लॉ था ना, वो वजूद में आया, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिटोरियन लॉ। पहले हमने पढ़ा, पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि ओरिजिन ऑफ द रोमन लॉ कस्टम पे बेस करता था। ठीक है ना, जो कस्टम एंड ट्रेडिशन पे बेस करता था, ये आपने अच्छी तरह जेन में करना। फिर 12 टेबल के दूसरा पॉइंट क्या था, 12 टेबल का वजूद का आना। ठीक है ना, 12 टेबल के वजूद आने से लोगों को उनके राइट्स का पता चला। तीसरा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट था क्या, प्रिटोरियन लॉज। ठीक है ना, प्रिटोरियन लॉ, प्रिटोरियन लॉ क्या होता है, द डिसीजन, द लॉज मेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स, द लॉज मेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, आगे पांचवा पॉइंट क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ द जुरिस्ट। जुरिस्ट कौन होते थे, जुरिस्ट कौन होते थे, जो कानून लिखते थे, जो कानूनदान थे, लिखते थे। लीगल स्कॉलर्स, लीगल स्कॉलर्स को होते हैं जिन्होंने क्या किया हो, कि उन्होंने बुक्स लिखी हो, जिन्होंने लॉज में PhD की हो, मतलब कि वहाँ पे वो एक अथॉरिटी बन गए हो, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी और इंटरप्रिटेशन की वजाहत की, शेपिंग रोमन लॉ को, रोमन लॉ बनाने में क्या की, लीगल स्कॉलर्स का बड़ा हाथ है, लीगल स्कॉलर्स का बड़ा हाथ है।
ठीक है ना। लीगल स्कॉलर्स ने अपनी राय के ज़रिए और इंटरप्रिटेशन के ज़रिए क्या किया, रोमन लॉ को डेवलप किया। ये भी आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द जूरिस्ट, इनका बड़ा असर और रसूख रहा है वहाँ पे। जैसे कि गेयस था जो, उसने रोट अ फेमस लीगल टेक्स्ट डिवाइडिंग लॉ इनटू पर्सन, थिंग्स एंड एक्शन। इसने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी डिवाइडिंग लॉ इनटू डिवाइडिंग लॉ, लीगल टेक्स्ट डिवाइडिंग लॉ इनटू पर्सन्स, थिंग्स एंड एक्शंस, कि इनमें फ़र्क बताया था कि ये क्या क्या चीज़ें होती है, पर्सन क्या होता है, थिंग्स क्या होती है, एक्शन क्या होते हैं। ठीक है। इसने भी जो है लॉ की जो आज जो हम बुक्स पढ़ते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ये लीगल जो स्कॉलर्स ने इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है ना। छठा पॉइंट है लैक्स एक्विलिया। लैक्स एक्विलिया, ये वो क्या होते हैं, ये ऐसे लॉज हैं जो एड्रेस करते हैं किसको, डैमेज टू प्रॉपर्टी को। अगर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो उसका डैमेज कौन पे करेगा, कंपनसेशन कौन देगा। ठीक है। लैक्स लैक्स एक्विलिया, लैक्स एक्विलिया, ये छठा पॉइंट है लैक्स एक्विलिया। ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी लॉज डेवलप हुए। डैमेज टू प्रॉपर्टी, अगर कोई डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, उसको कौन पूरा करेगा, उसकी कंपनसेशन कौन दे देगा। जैसे एग्जांपल है कंपनसेशन फॉर सम वन हु डैमेज अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। अगर एक शख्स जो है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करता है, डैमेज करता है, तो उसकी कंपनसेशन किसने देनी है। ठीक है। ये छठा पॉइंट हो गया हमारा। आगे सातवां क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सिविल लॉ। सिविल लॉ, लॉ ये डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ में कि लॉ स्पेसिफिकली फॉर रोमन सिटीजन, वो लॉज जो स्पेसिफिकली रोमन सिटीजन के लिए बनाए गए थे, जो उनके मामलात को देखने के लिए बनाए गए थे, उनको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द सिविल लॉ। जज सिविलिस कहते हैं, जज सिवाइल कहते हैं सिविल लॉ। जज में होता है लॉ, सिवाइल में होता है सिविल, सिविल लॉ। ठीक है ना। स्पेशली सिविल लॉ डेवलप हुआ। ठीक है। सिविल लॉज डेवलप हुए जो रोमन को देखते थे, उनमें मतलब कौन कौन से सिविल लॉज थे, मैरिज के रिलेटेड, इनहेरिटेंस के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड और प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड, रेगुलेटेड अंडर सिविल लॉ। इन सब को सिविल लॉ के तहत क्या किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। आगे है इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस। इन ये लॉ ऑफ नेशन डेवलप हुआ। जस्ट जेंटियम, इसको आपने ये याद करना, जस्ट जेंटियम। ठीक है ना। जस्ट जेंटियम आया, जस्ट सिवाइल पहले आया, फिर उसके बाद जस्ट जेंटियम आया। जस्ट जेंटियम क्या होता है, लॉ ऑफ द नेशंस। लॉ ऑफ द नेशंस ये क्या कहता है, ये अप्लाइड था टू डीलिंग विद द फॉरनर्स एंड नॉन सिटीजन। जो बाहर से लोग आते थे ना, फॉरनर्स जाते थे, उनको डील करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। ठीक है ना। दूसरी नेशंस के जो लोग आते थे उनको किस लॉज के तहत रेगुलेट किया जाएगा, वो जब अपने मुल्क में आते हैं तो आप उनको किस लॉज के तहत कैसे उनको रेगुलेट करेंगे, उनके लॉ कौन पे लॉ उनके पे अप्लाई होगा, उनके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी। ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रेड रेगुलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद नॉन रोमन्स। जो ट्रेड और करते थे वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे दूसरे लोगों के साथ जो नॉन रोमन थे, उनके साथ वो ट्रेड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैसे चलाते थे। ठीक है ना। एक दूसरे से लेन देन कैसे करना था, वो कौन सा लॉ डेवलप हुआ, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ नेशंस, जिसको कहते हैं जज जेंटियम। यहाँ तक समझ आई। आगे देखते हैं कोडिफिकेशन अंडर एम्परर जस्टिनियन। कोडिफिकेशन देखिए ये अब आखिरी मार्ले की तरफ हम चलेंगे। कोडिफिकेशन अंडर जो एम्परर जस्टिनियन था ना, उसने कोडिफिकेशन की। जितने भी पीछे लाज हम पढ़ के आए हैं कि ऐसे ऐसे लाज रोमन लॉ डेवलप हुआ, उनको सब को एक जगह क्या कर दिया, कंपाइलेशन ऑफ द रोमन लॉ इन कॉर्पस जुरिस सिविलिस। उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया कॉर्पस जुरिस सिविलिस में। कॉर्पस जुरिस सिविलिस क्या था, बॉडी ऑफ सिविल लॉ। एक बॉडी बना दी, एक मतलब बॉडी जिसमें सारे लॉज इकट्ठे करते, कंपाइल करना, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना ना, कंपाइल ऑफ रोमन लॉ। जितने भी रोमन लॉज थे उनको कंपाइल कर दिया कॉर्पस जुरिस सिविलिस में। ठीक हो गया। A systematic collection of the statutes, principles and jurist opinion। एक सिस्टम के तहत उनकी बुक्स बना दी, कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, जितने भी स्टैट्यूट जो लॉ लिखे गए थे वो प्रिंसिपल्स और जूरिस्ट ओपिनियंस थी, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस जुरिस सिविलिस। इसको क्या कहते हैं उर्दू इंग्लिश में, बॉडी ऑफ सिविल लॉ। बॉडी ऑफ सिविल लॉ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बॉडी ऑफ सिविल लॉ।
ठीक है ना, बॉडी ऑफ सिविल लॉ। ये जनाब आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना, बॉडी ऑफ सिविल लॉ को। आगे चलते हैं जी, लीगल लिगेसी ऑफ द रोमन लॉ। लिगेसी ऑफ द रोमन लॉ के ये जो रोमन लॉ डेवलप हुआ, ये फिर आखिरकार ये कहाँ कहाँ पर फैला, ठीक है ना, इसने अपना असर और रसूख कहाँ कहाँ पर छोड़ा, इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न सिविल लॉ सिस्टम्स ग्लोबली। इसने जितने भी पूरी दुनिया को सिविल लॉ को ना इन्फ्लुएंस किया, उसको अफेक्ट किया। और वो सिविल लॉ जितनी भी दुनिया में बने हैं, जैसे फ्रांस है, जो जर्मनी है, ठीक है ना, इनमें सारे जितने भी सिविल लॉ डेवलप हुए थे, वो सारे बेस्ड कौन थी, रोमन लॉ, ठीक है ना। जैसे कि फ्रेंच नेपोलियन कोड बना, ये नाम याद करना है आपने, ठीक है ना, फ्रेंच नेपोलियन कोड एंड जर्मन सिविल कोड, ये भी नाम बना। बारो हैवली फ्रॉम रोमन प्रिंसिपल्स, इन्होंने प्रिंसिपल रोमन जो लॉ थे उससे प्रिंसिपल क्या किए, बारो किए, ठीक है। जहाँ तक समझ आई आपको, ये 10 पॉइंट्स आप याद करें, ये 10 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद हो गया। मैंने बड़े इसको आसान लफ्ज़ों में इसको मैंने रेड किया है और लिखा भी, ताकि आपको याद हो जाए। 10 पॉइंट्स क्या क्या है, पहले जो रोमन्स उसका रीजन क्या था, वो कस्टम और ट्रेडिशन पे बेस करता था। फिर 12 टेबल्स आए, उसके बाद 12 टेबल्स लोगों से उनके राइट्स का पता चला। फिर प्रिटोरियन लॉ आया, जो जिसको कहते हैं लॉज मेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। आगे जुडिस ने जो लॉज लिखे बनाए, अपनी इंटरप्रिटेशन की, उसको भी लॉज का हिस्सा बना गया। लैक्स एक्विला, इसको कहते हैं डैमेज टू प्रॉपर्टी जो पहुंचता है वो कौन कंपनसेशन देगा। फिर सिविल लॉ की डेवलपमेंट हुई, ठीक है ना। उसके बाद जनाब लॉ ऑफ द नेशन आया, जेंटियम आया। उसके बाद कोडिफिकेशन, जो जस्टिस जो था ना, जो एम्परर जस्टिनियन था, उसने कोडिफाइड किया सारे लॉज को, स्टैट्यूट्स को एक जगह पर, प्रिंसिपल्स को, उसको कहते हैं कॉर्पस जुडिस सिविलिस कह देते हैं। और उसके बाद जो सारा जब एक कोडिफाइड लॉ बन गया, उसने क्या किया, पूरी दुनिया के जो लॉज थे और स्टेट्स थी, उन्होंने इससे प्रिंसिपल्स लिए और अपने अपने कोड बनाए। जैसे कि फ्रांस ने फ्रेंच नेपोलियन कोड बनाया, जर्मन ने जर्मन सिविल कोड बनाया, ठीक है ना। ये था, यहाँ तक आज इतना काफ़ी है। ये जो 10 पॉइंट्स ये याद करके आगे हम हिस्ट्री ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कि हिस्ट्री ऑफ रोमन लीगल सिस्टम थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे, वो अगले लेक्चर में, ठीक है जनाब। यहाँ तक इसको आप कवर करें। थैंक यू वेरी मच।